हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक की हम क्यों बात कर रहे हैं, इसका टेक्निकल चार्ट देखिए। लास्ट टू लास्ट वीक ऑल टाइम हाई वॉल्यूम्स, यानी इतनी वॉल्यूम आज तक इस स्टॉक में पिछले 15-20 साल में कभी भी नहीं आई है। इतनी वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक ने 30 वीक ईएमए को क्रॉस किया। सच अ बुलिश कैंडल, और इतनी बुलिश कैंडल देख के हम भी स्टॉक में बहुत बुलिश हो गए। तो पढ़ना तो बनता था कि स्टॉक में चल क्या रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं। हम वैल्यूएशन की भी बात करेंगे। अगर तीनों चीजें, वैल्यूएशंस, फंडामेंटल और टेक्निकल, इस स्टॉक में बुलिश नजर आए तो इट विल बी अ राइट कैंडिडेट टू इन्वेस्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिजनेस समझ लेते हैं क्या है। सीमलेस पाइप्स का मतलब होता है वो पाइप जो बिना वेल्डिंग के बनाई गई है, यानी पियर्सिंग, एक्सट्रूजन और रोलिंग की हेल्प से। बिना वेल्डिंग पाइप्स बनाने का फायदा क्या है? इन पाइप्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इनका यूज यूजुअली हम ट्रांसपोर्टेशन में नहीं करते, ऑयल या गैस की ट्रांसपोर्टेशन में नहीं करते। हम इनका यूज करते हैं ड्रिलिंग में, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। and a pipe should have high tensile strength. महाराष्ट्र सीमलेस इज अ लीडर इन दिस कैटेगरी। 55% मार्केट शेयर है महाराष्ट्र सीमलेस का सीमलेस पाइप इंडस्ट्री में। ये पाइप्स कौन कौन से सेक्टर्स में यूज होती हैं? 70% ऑफ देयर बिजनेस कम्स फ्रॉम ऑयल एंड गैस सेक्टर, और ऑयल और गैस सेक्टर में भी अपस्ट्रीम इंडस्ट्री में। अपस्ट्रीम यानी जहां पर एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन की बात होती है। जब नए तेल के कुएं खोदने होते हैं तो सबसे ज्यादा सीमलेस पाइप्स का यूज होता है। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड महाराष्ट्र सीमलेस के सबसे बड़े क्लाइंट हैं। 50% ऑर्डर बुक सिर्फ इन्हीं दो पीएसयूज की है। उसके बाद डाउनस्ट्रीम कंपनीज आ जाती हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में, जैसे पीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, या फिर गैस की कंपनी जैसे महानगर गैस। उनके पास भी सीमलेस पाइप्स का यूज होता है। इसके अलावा पावर सेक्टर और बॉयलर सेक्टर में भी सीमलेस पाइप्स का यूज होता है। 15% के आसपास मार्केट शेयर वहां से आता है। बचा हुआ 15% आता है जनरल इंजीनियरिंग गुड्स में। सीमलेस पाइप्स के अलावा ये ईआरडब्ल्यू पाइप्स ही बनाते हैं, जो एक वेल्डेड पाइप्स होती हैं। बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा ईबिटा इनका ईआरडब्ल्यू पाइप से नहीं आता। मेरे ख्याल से 7 या 8% के आसपास आता है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी बनाते हैं। 59-60 मेगावाट के आसपास इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। कैप्टिव यूज में यूज कर लेते हैं। उसके अलावा बची हुई डिस्कॉम्स को बेच देते हैं। इसके अलावा इनका एक छोटा सा बिजनेस रिग्स का भी है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। आज के दिन में महाराष्ट्र सीमलेस का बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं है। आज से 3-4-5 साल पहले हुआ करता था, लेकिन आज नहीं है। आज के दिन में मोस्टली जो डिमांड आ रही है वो इंडियन पीएसयू ऑयल एंड गैस कंपनीज लेके आ रही हैं। एक्सपोर्ट सिर्फ 10% से लेस होता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो रहा है इस बिजनेस में जो इसको इतना इंटरेस्टिंग बना देता है। पहली बात तो हमने टेक्निकल्स की। टेक्निकली स्टॉक बहुत 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 बुलिश है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, डिमांड। ऑयल और गैस सेक्टर में आज के दिन में अच्छी खासी डिमांड है। पिछले 10-15 साल से ऑयल सेक्टर और गैस सेक्टर मरा हुआ पड़ा था, यानी कोई खास कैपिटल एक्सपेंडिचर हो नहीं रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि ऑयल की कीमत बहुत कम हो गई थी। अब आहिस्ता आहिस्ता तेल की कीमत बढ़ रही है, और जैसे जैसे तेल की कीमत बढ़ती है ना, तो जितनी भी ऑयल एंड गैस सेक्टर में अपस्ट्रीम कंपनीज होती हैं जो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन करती हैं, उनमें तेजी आ जाती है। आज के दिन में वो तेजी नजर आ रही है इस सेक्टर के अंदर। इवन इंडिया के अंदर भी गवर्नमेंट हाइपर एक्टिव मोड में है। हाइपर एक्टिव मोड में कैसे है? ओएनजीसी को और ऑयल इंडिया लिमिटेड को गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए कह रही है, ज्यादा से ज्यादा तेल निकालने के लिए कह रही है। ज्यादा से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से इस सेक्टर के अंदर। हर साल इंडिया में आज के दिन में 500 नए तेल के कुएं खोदे जा रहे हैं। हर कुएं के अंदर 200 टन के आसपास सीमलेस पाइप्स का यूज होता है, यानी हर साल 1 लाख टन सीमलेस पाइप्स का यूज होता है नए तेल के कुएं खोदने के लिए। और जो एग्जिस्टिंग कुएं हैं वहां पर जो डिमांड चल रही है वो चली रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डिमांड एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है आज के दिन में महाराष्ट्र सीमलेस के लिए और पूरी ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए। अब आते हैं तीसरे सबसे बड़े रीजन पे जो इस कंपनी को इतना इंटरेस्टिंग बना देता है, मार्केट पोजीशन ऑफ महाराष्ट्र सीमलेस। महाराष्ट्र सीमलेस आज के दिन में 55% मार्केट शेयर कमांड करती है, यानी दे आर द लीडर इन दिस कैटेगरी। उसके अलावा कंपनी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में एंटर कर रही है।
पिछले 4-5 साल में इन्होंने नए वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जैसे सिलेंडर पाइप्स या सब सी सीमलेस पाइप्स या फिर लार्ज डायामीटर सीमलेस पाइप्स। इन सब की प्रोडक्शन ना इंडिया में महाराष्ट्र सीमलेस के अलावा कोई नहीं करता। यानी देयर इज अ चांस ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ने ना चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है। तो ये जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स है ना, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और कॉम्पिटिटर कोई है नहीं। महाराष्ट्र सीमलेस के अलावा इन प्रोडक्ट्स को और कोई बनाता नहीं, यानी बेचने में कोई समस्या नहीं है। महाराष्ट्र सीमलेस लगातार अपने प्रोडक्ट्स जो भी बना रहा है उसको आसानी से बेच पा रहा है। इसके अलावा कंपनी के मार्जिन्स भी ठीक ठाक है। 16-17% ऑपरेटिंग मार्जिन के आसपास कंपनी काम करती है। कंपनी की गाइडेंस भी है कि वो 15,000 रुपीज पर टन के हिसाब से अपना माल बेचेंगे अगले 5-6 महीने के अंदर। तो मार्जिन्स पे भी कहीं पर हमें प्रेशर नजर नहीं आ रहा, मार्जिन्स भी अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। चौथा बहुत बड़ा रीजन जो इस कंपनी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है वो है इनकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। जीरो डेट कंपनी है। 850 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं अगले 3-4 साल में। कोई पैसा रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनल एक्रूवल से इनके पास वो सारा पैसा है। वर्किंग कैपिटल के लिए 250-300 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए भी इनको कोई कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं है। कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर अराउंड 2400-2500 करोड़ के आसपास का कैश पड़ा है, जो हर क्वार्टर में 80-90 करोड़ के आसपास की इंटरेस्ट इनकम भी देता है। रिटर्न रेशियोज कंपनी के बहुत बढ़िया हैं। ROCE 20% से ऊपर है, ROE भी 15% से ऊपर है लगातार। वर्किंग कैपिटल साइकिल लगातार इंप्रूव हो रही है। और एक और बहुत बड़ी बात, प्रोमोटर शेयर होल्डिंग कंपनी में लगातार इंक्रीज हो रही है। जब भी कोई प्रोमोटर अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदता है तो इसका मतलब यह है उसको कुछ ना कुछ बुलिश नजर आ रहा है। बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ स्क्वीकी क्लीन कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। हाँ, इन्वेंट्री डेज थोड़े बहुत बड़े हैं लेकिन वो क्वार्टर टू क्वार्टर चेंज होते रहते हैं। ओवरऑल वर्किंग कैपिटल साइकिल इन्होंने बहुत अच्छी कंट्रोल की है। अब पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यूएशंस। आज के दिन में अगर TTM पर देखेंगे तो कंपनी की PE 12.5 है। अगर अदर इनकम को हटा देते हैं, जो ट्रेजरी इनकम है, जो इनकी बैलेंस शीट पे कैश पड़ा है, उससे ये जो इनकम कमा रहे हैं उसको हटा देते हैं, उसके बाद भी कंपनी की PE आती है 17x की, विच इज नॉट वेरी हाई। ठीक है, आज की मार्केट में जहां पर हर दूसरी कंपनी की वैल्यूएशन समझ में ही नहीं आती, पता नहीं कितनी ओवर वैल्यूड हो रखी है, महाराष्ट्र सीमलेस इज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। PE रेशियो को ना हम कभी भी अलग से नहीं देखते, हमेशा धंधे के साथ देखते हैं। यानी इस कंपनी को कम PE मिलने का एक ये रीजन भी है कि ये एक बड़े सिक्लिकल सेक्टर में डील करती है ये कंपनी। बिल्कुल अग्रीड। लेकिन आज की मार्केट में EPC प्लेयर्स जिनके पास कोई मोट नहीं होता, बहुत ज्यादा अर्निंग भी नहीं है, वो 40-40, 50-50, 60-60 की PE लेके घूम रहे हैं। तो अगर आज के मार्केट एनवायरनमेंट में अगर मैं कंपेयर करूं ना महाराष्ट्र सीमलेस को, तो वो मुझे रीजनेबल वैल्यूएशंस पर नजर आता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत सस्ता स्टॉक है, क्योंकि बहुत सस्ता इस मार्केट में आज के दिन में कुछ नहीं है, लेकिन कंपेयर टू इट्स पीयर्स ये ठीक नजर आ रहा है, मेरे को बुरा नजर नहीं आ रहा। वैल्यूएशंस इस स्टॉक की रीजनेबल लग रही हैं। अगर ग्रोथ आती है तो इन्वेस्टर्स के पास कहीं ना कहीं पैसा बनाने का स्कोप है इस कंपनी में, मैं ये कह रहा हूं। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस कंपनी को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज इस सेक्टर को बहुत सपोर्ट कर रही हैं। कैसे? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जितने भी चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत स्कीम है, जिसके हिसाब से जितनी भी PSUs हैं, ONGC, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इनको प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी लोकल प्लेयर्स से। जिससे क्या होता है कि जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं, जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं, वो इन PSUs को इंडिया के अंदर से खरीदने पड़ेंगे। अगर इंडिया में अवेलेबल नहीं है देन दे विल कॉल द चाइनीज काउंटर पार्ट्स। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज का इस कंपनी को डायरेक्टली बहुत फायदा हो रहा है। इन चीजों के अलावा कंपनी ग्रोथ के ऊपर भी, एक्सपेंशन के ऊपर भी ध्यान दे रही है। अगले 3 से 5 साल के अंदर कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, जिससे इनकी टॉप लाइन भी बहुत रैपिडली एक्सपेंड होने वाली है। दिसंबर 2025 तक इनका तेलंगाना में जो प्लांट है उसकी डी बोटलनेकिंग हो जाएगी, जिसके बाद इनकी जो टॉप लाइन है वो 800 से 900 करोड़ तक बढ़ जाएगी। यानी ऑलमोस्ट 15 से 20% जंप मिलेगा इनकी टॉप लाइन को। उसके बाद जो इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है वो होने वाला है हॉट मिल अपग्रेडेशन में, जहां पर ये 350 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे।
वहां पर रेवेन्यू पोटेंशियल है 1000 करोड़ की। यानी अगले 4-5 साल में हमें कहीं ना कहीं 1800 से 2000 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन एक्सपेंड होने की उम्मीद है। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है इस कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। अब सवाल उठता है कि इतनी हैपनिंग कंपनी है, इतनी इंटरेस्टिंग कंपनी है, तो 12-15 के पीई पे क्यों घूम रही है? इनफैक्ट आज तक कंपनी को 12-15 से फालतू का पीई मिला ही नहीं है कभी भी। क्यों? ऐसा क्यों? कुछ तो समस्याएं हैं कंपनी में। क्या है समस्याएं? नंबर 1, सिक्लिकलिटी ऑफ इंडस्ट्री। सीमलेस पाइप बनती है स्टील से, और स्टील, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी बात की थी, एक बहुत फ्लक्चुएटिंग रॉ मटेरियल है जिसके प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। उसके बाद जो इनका क्लाइंट है यानी ऑयल एंड गैस सेक्टर, अगेन वो भी सिक्लिकल इंडस्ट्री है। यानी आपका रॉ मटेरियल सिक्लिकल है और आपके जो क्लाइंट्स हैं वो भी सिक्लिकल है, तो आप भी सिक्लिकल हो गए ना। आपको डिपेंड होना पड़ेगा मार्केट कंडीशंस पे अगर आपको पैसा बनाना है। तो आप कॉस्ट कंट्रोल कर नहीं सकते क्योंकि आपके रॉ मटेरियल की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। आप सप्लाई में भी डोमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि सप्लाई इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में डिमांड कितनी है। दिस इज द बिगेस्ट नेगेटिव फॉर दिस कंपनी। सिक्लिकल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मार्जिन्स। आप मार्जिन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। इन्वेंट्री गेन, इन्वेंट्री लॉसेस लगे रहते हैं। इस बात को इस तरीके से समझिए कि सपोज कीजिए कि ओएनजीसी ने एक टेंडर निकाला और महाराष्ट्र सीमलेस ने वो टेंडर भर दिया। टेंडर कैसे भरा उन्होंने? आज का जो स्टील का रेट है उसके हिसाब से। 2 महीने के बाद उस टेंडर का रिजल्ट आया, आपको टेंडर मिल गया, लेकिन जब आपको वो टेंडर मिला उस समय स्टील की कीमत बढ़ गई, तो आपके मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए या नहीं हो गए? क्योंकि आपने कम स्टील की कीमत के हिसाब से कोटेशन दी थी टेंडर के टाइम पर। उसके बाद जैसे ही आपको टेंडर मिला आपने रॉ मटेरियल खरीदना शुरू कर दिया, आपने सारा रॉ मटेरियल खरीद के रख लिया, यानी इन्वेंट्री बिल्ड कर ली। आपको वो ऑर्डर कंप्लीट करने में 3 महीने 4 महीने लग जाएंगे। 3-4 महीने के लिए वो इन्वेंट्री आपकी बैलेंस शीट के ऊपर पड़ी रहेगी। सपोज कीजिए अगले 3 महीने में 4 महीने में स्टील की कीमत गिर गई, यानी आपने 100 रुपए पे स्टील खरीदा था और जब आपने डिलीवरी दी तब तक उस स्टील की कीमत 80 रुपए हो गई है, तो आपको 20 रुपए का इन्वेंट्री लॉस दिखाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है इस कंपनी में। मार्जिन्स फ्लक्चुएट करते हैं बहुत ज्यादा क्योंकि रॉ मटेरियल की कीमत फ्लक्चुएट करती है। इन्वेंट्री गेन, इन्वेंट्री लॉस लगे रहते हैं। कई बार आर्बिट्रली हमको मार्जिन्स बहुत ज्यादा हाई नजर आते हैं। Q3 में इनके ईबिटा मार्जिन 30,000 रुपीज पर टन हुआ करते थे। Q4 में घट के 21,000 हो गए और H1 यानी इस साल के Q1 और 2 में वो फिगर 14,500 रुपए पे आ गई है। यानी अगर आप दूर से देखेंगे ना तो मार्जिन्स आधे हो गए कंपनी के। इसमें कंपनी की कोई गलती है? बिल्कुल नहीं। कहीं पर इन्वेंट्री लॉस हो रहा है, कहीं पर इन्वेंट्री गेन हो रहा है। जहां पर इन्वेंट्री लॉस होता है वहां पर मार्जिन्स कम दिखाई देते हैं। जहां पर स्टील प्राइसेस इनके फेवर में मूव करते हैं वहां पर ईबिटा मार्जिन ज्यादा एक्सपेंडेड नजर आते हैं। फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हैं और इस तरीके की कंपनी से हमेशा इन्वेस्टर दूर भागता है, इसीलिए इस कंपनी को इतना हाई पी नहीं मिलता इन कंपैरिजन टू अगर ईआरडब्ल्यू पाइप प्लेयर्स को देखेंगे तो। इसके अलावा प्रोडक्ट मिक्स ये भी डिसाइड करता है कि आपके ईबिटा मार्जिन्स कितने होंगे। सपोज कीजिए आपने वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स इस क्वार्टर में कम बनाए तो आपके मार्जिन्स कम हो जाएंगे। अगर लार्ज डायमीटर पाइप्स आप बना रहे हैं, ज्यादा स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो आपके मार्जिन्स बढ़ जाएंगे। कंपनी कोशिश कर रही है लगातार अपने ईबिटा मार्जिन्स को एक्सपेंड करने का, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बनाने का, लेकिन हर चीज कंपनी के हाथ में, मैनेजमेंट के हाथ में नहीं होती। इट्स अ प्ले ऑफ मार्केट डायनामिक्स। तीसरी समस्या इस कंपनी में मैनेजमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट को जितना एग्रेसिव होना चाहिए ना उतनी एग्रेसिव नहीं है। कंपनी की बैलेंस शीट पे 2,500 करोड़ रुपए पड़े हैं और आपका कैपेक्स का प्लान है मात्र 850 करोड़, 850 करोड़, वो भी अगले 3-4 साल के अंदर। इतने कैश का क्या करोगे? ऑयल एंड गैस सेक्टर में आज के दिन में खतरनाक डिमांड है। ये मैनेजमेंट भी कह रही है कि डिमांड की कोई भी कमी नहीं है, सप्लाई के इशू है। सप्लाई आपके पास जब बढ़ेगी जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट को जितना एग्रेसिव होना चाहिए आज के सिनारियो में मैनेजमेंट उतनी एग्रेसिव नहीं है। आपकी बैलेंस शीट पे जो पैसा पड़ा है उससे ब्याज कमाकर हम क्या करेंगे? 80-90 करोड़ का ब्याज हर क्वार्टर में आपके पास आ रहा है। ना आप शेयर बाईबैक्स कर रहे, ना आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे, ना आप डिविडेंड दे रहे बहुत ज्यादा। तो ये पैसा बैलेंस शीट पे पड़ा पड़ा करेगा क्या? अगर मुझे ब्याज ही कमाना होगा तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके मैं वहां से पैसा कमा लूंगा। मैं आपकी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करूंगा? आपकी कंपनी में मैं इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे ग्रोथ चाहिए।
और ग्रोथ जब आएगी जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। आज के दिन में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट उतनी एग्रेसिव नहीं है जितना एग्रेसिव उनको होना चाहिए। एग्रेशन से याद आया कि मैनेजमेंट ने पिछले 10-15 साल में जब भी एग्रेशन दिखाया है वो गलत डायरेक्शन में दिखाया है, यानी मिस अलोकेशन ऑफ कैपिटल की है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है जहां पर कंपनी ने अपने फंड्स को जुडिशियली यूज नहीं किया। एक्विजिशंस की हिस्ट्री रही है कंपनी में, जो बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। कंपनी अपनी कोर कंपिटेंस से हटकर एक्विजिशंस कर लेती है कई बार। ये रिग्स का बिजनेस जो मैंने आपको पहली सेगमेंट में बताया था वो इसी का पार्ट है। कंपनी का धंधा है पाइप्स बनाने का, वो जाके रिग्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो आपकी कोर कंपिटेंस है ही नहीं, तो वहां पर आप क्यों जा रहे हो? आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में इन्वेस्ट कीजिए और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बनाइए, क्योंकि आपको पाइप्स बेचने आते हैं, आपको रिग्स चलाने नहीं आते। कुछ साल पहले इन्होंने ब्राजील में जाके एक माइन खरीद ली थी। अरे आप माइंस क्यों खरीद रहे हो भाई? आप पाइप्स बनाओ ना, आपकी कंपिटेंस वो है। तो मैनेजमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो मिस अलोकेशन ऑफ कैपिटल का है। वो अपनी कैपिटल को अच्छी तरह अलोकेट करना नहीं जानते। बहुत बड़ी समस्या है ये, बहुत बड़ी। जिस कंपनी के पास 2,500 करोड़ रुपए पड़े हैं और उसको कैपिटल अलोकेट करना नहीं आ रहा, इससे बड़ी समस्या क्या होगी? ये समस्या है इस कंपनी में, जिसकी वजह से इस कंपनी की पीई बहुत ज्यादा नहीं है। आज के दिन में हमको 12-15 की पीई पे ये स्टॉक मिल रहा है। अपने थॉट्स को अगर मैं फाइनली कंक्लूड करूं तो कंपनी टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, प्रमोटर्स बाय कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल टेलविंड्स है, यानी डिमांड बहुत बढ़िया है। आज के दिन में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस कंपनी के फेवर में जा रहे हैं। अगर इनकी मैनेजमेंट अपनी कैपिटल अलोकेशन को अच्छी तरह करती है और अपने स्टांस को थोड़ा और एग्रेसिव बनाती है, वॉल्यूम एक्सपेंड करने की तरफ ध्यान देती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सीमलेस कैन मेक लॉट्स ऑफ मनी फॉर इट्स इन्वेस्टर्स। मैंने इस स्टॉक में ट्रैकिंग पोजीशन बनाई है आज के टाइम पे और मैं इनकी मैनेजमेंट को और ऑब्जर्व करना चाहता हूं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।